जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आपके हिंदी विद मनबुंदली में स्वागत है। जैसा कि हिंदी साहित्य की श्रृंखला चल रही थी, उसी के अंतर्गत काल विभाजन एवं नामकरण पे आज हम बात करेंगे। ये जो चैनल है, ये चैनल मुख्य रूप से BHU, JNU, BHU और DU को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें आपकी तैयारी सुनिश्चित की जाएगी, जो कि आने वाले कुछ महीनों में DU, JNU और BHU के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप सभी तैयार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने के लिए मैं इस श्रृंखला में विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ अभ्यास प्रश्न भी लाया हूँ। क्योंकि अभ्यास से ज़्यादा याद होता है और जल्दी याद होता है, इसलिए इन प्रश्नों को मैंने रखा है और विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको भी मैं बाद में हल करवाऊँगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग हिंदी पढ़ सकें और समझ सकें और एंट्रेंस निकाल सकें। चलिए हम बात करते हैं आज के कोट की। आज का कोट है, लाइफ विल ओनली चेंज व्हेन यू बिकम मोर कमिटेड टू योर ड्रीम्स देन यू आर टू योर कंफर्ट जोन। एक बात तो सही है कि कंफर्ट जोन से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। तो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं प्रश्नोत्तरी की। तो कल जो मैंने प्रश्न करवाए थे, वीडियो के लास्ट में दिए थे, उन्हीं को आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके वीडियो देख लें। फिर इसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप बनने लगेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया था हमने, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है ये? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है और ये कब लिखा गया? 1952 में लिखा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हमने कल बताया था। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया, मेनारिया। आगे बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रूप में किया? किस ग्रंथ का? तो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये किसका ग्रंथ है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये? जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है ये, ग्रियर्सन का ग्रंथ है ये। आगे बात करते हैं हम, किस लेखक ने अपने ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है? 5000 कवियों का उल्लेख किसने किया है? तो ये मिश्र बंधु हैं, मैंने बताया था कल। ये कौन है? मिश्र बंधु हैं। आगे प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये पुस्तक है, ये किसकी है? ये है नलिनी विलोचन शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा, विलोचन शर्मा। आगे बात करते हैं। छठवां जो प्रश्न है वह है कि मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा गया? तो कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग। कि कब का प्रकाशन हुआ? पहले जो 3 भाग हैं उनका प्रकाशन हुआ था 1913 में। बाकी जो चौथा था उसका प्रकाशन कब हुआ था? उसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। तो 1913, 1934। तो आप कितने प्रश्न कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। आज बात करते हैं हम काल विभाजन और नामकरण की। तो काल विभाजन सभी ने अलग अलग तरीके से किया है, तो सभी के तरीके से एक तरीके से बात करते चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं काल विभाजन और नामकरण की। तो यहाँ गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर, ये 2 राइटर हैं। हालांकि गारसा तासी पहले लेखक है जिन्होंने इतिहास लेखन का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है, ये बात ध्यान देना आप लोग। इन्होंने ग्रंथ तो लिखा है लेकिन काल विभाजन पर कोई प्रयास नहीं किया है। इनका जो ग्रंथ है इस्तादुल लत्यत्य और हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर का है, शिव सिंह सरोज, 1883 में प्रकाशित हुआ था। आगे बात करते हैं हम जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ही पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया और इनका जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने अपने ग्रंथ में काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। हालांकि इनके ग्रंथ में वैज्ञानिकता का अभाव है, लेकिन इनके ग्रंथ में कुल कितने हैं? 11 अध्याय हैं। 11 अध्याय में इन्होंने आरंभिक काल को चारण काल की संज्ञा दी है। इस पर हम आगे बात करेंगे, जब हम आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम इस पर भी बात करेंगे। अगले आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं का है मिश्र बंधु विनोद,
इसके पहले तीन भागों की जो प्रकाशन हुआ था 1913 में हुआ था, और जो चौथा भाग था वो 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसके 4 भाग थे, हमने कल बताया था आपको 4 भाग थे। इसमें उन्होंने 4 भागों को इस प्रकार से विभाजित किया है। उन्होंने कहा है प्रारंभिक काल को उन्होंने 700 से 1444 ईस्वी में बांटा है। इस पर शुक्ल जी थोड़ा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि 700 ईस्वी के समथिंग अपभ्रंश के ग्रंथ लिखे जा रहे थे। हिंदी कब आई? हिंदी तो लगभग 1000 के समथिंग आई। तो शुक्ल जी कहते हैं कि आंख मूंद कर बांट देना किसी भी कालखंड को, यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। तो इस पर शुक्ल जी कहते हैं। तो आगे बात करते हैं माध्यमिक काल में 1445 से लेकर 1680 विक्रम संवत विभाजित किया है। अलंकृत काल में 1680 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल को उन्होंने 1890 से 1925 रखा है, और वर्तमान काल को उन्होंने 1926 से अब तक रखा है। इनमें इनकी 2 प्रवृत्ति दिखाई देती हैं, एक तो विकासवादी और प्रवृत्तिवादी। विकासवादी पद्धति में इन्होंने प्रारंभिक काल हो गया, जैसे माध्यमिक काल हो गया, और वर्तमान काल, तो ये तो विकासवादी पद्धति है। प्रवृत्तिगत कौन सी? जैसे अलंकृत काल हो गया, तो अलंकार, जहाँ श्रृंगार प्रदर्शना हुआ, अलंकारों का प्रयोग हुआ, तो उन्होंने अलंकृत काल दे दिया। तो इनमें 2 पद्धतियाँ, हालांकि इतिहास लेखन में एक पद्धति ही मुख्य रूप से रखनी चाहिए, या तो प्रवृत्तिवादी या फिर विकासवादी। दोनों पद्धतियाँ के साथ साथ नामकरण, काल विभाजन करना उचित नहीं ठहरता है। आगे बात करते हैं हम शुक्ल जी के। अभी तक का सबसे विश्लेषित जो ग्रंथ है वो शुक्ल जी का ही माना जाता है। सबसे परिवर्तित ग्रंथ माना जाता है शुक्ल जी का। इसमें बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने कितने भागों में बांटा है। तो उन्होंने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। शुक्ल जी ने 2 प्रकार से बांटा है, 2 प्रकार से। एक तो उन्होंने बांटा है विकासवादी पद्धति से, और एक बांटा है उन्होंने प्रवृत्तिवादी पद्धति से। मिश्र बंधुओं की तरह उन्होंने दोनों को सम्मिलित नहीं किया है, अलग अलग करके बांटा है। तो आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। सभी के सन देख लेते हैं, वर्ष कब कब है। तो आदिकाल जो समय सीमा मानी उन्होंने 1050 से 1375 मानी है। भक्ति काल की समय सीमा मानी है 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, और गद्य काल या आधुनिक काल 1900 से 1984, जो कि अभी तक की सर्वप्रमाणिक, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो शुक्ल जी का ही ग्रंथ है। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ग्रंथ जो माना जाता है वो शुक्ल जी का ही माना जाता है। आगे बात करते हैं, शुक्ल जी ने इसके साथ ही भक्ति काल को भी 4 भागों में बांटा है। कितने भागों? 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने बांटा निर्गुण, सगुण। तो निर्गुण में उन्होंने रखा है ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण में रखा है कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा। तो जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसको संत काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा जाता है, और जो कृष्ण भक्ति है इसमें अधिकांशतः योगदान रहा है बल्लभ परंपरा, अर्थात जो बल्लभाचार्य थे उन्हीं की जो परंपरा चली उसमें कृष्ण भक्ति का योगदान रहा है, और वहीं राम भक्ति में रहा है रामानंद की परंपरा को। तो ये बात ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे बात करते हैं हम राम कुमार वर्मा की। तो राम कुमार वर्मा का जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, 1938 में लिखा गया, और इसको उन्होंने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भाग। हालांकि संधि काल और चारण काल को आदिकाल ही कहा जाएगा। संधि काल और चारण काल को आदिकाल ही कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि क्या है, संधि काल में उन्होंने जो किया है, संधि काल 750 से 1000 ईस्वी माना है। प्रश्न बनता है कि राम कुमार वर्मा ने कब से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को माना है। तो जो ईस्वी में पूछे तो 693 ईस्वी। देखिए, ईस्वी निकालने के लिए, सन निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो भी विक्रमी संवत दिया हो उसमें से -57 कर दीजिए, आपको सन उस वर्ष का पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं चारण काल। चारण काल को 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल को उन्होंने 1375 से 1700। बाकी फिर शुक्ल जी की परंपरा आगे दिखाई देती है। रीति काल को 1700 से 1900, और आधुनिक काल को 1900 से अब तक राम कुमार वर्मा ने माना है। अब बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त की। तो गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये प्रकाशित हुआ था 1965 ईस्वी में। गणपति चंद्रगुप्त ने मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें उन्होंने मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो प्रारंभिक काल की जो समय सीमा है प्रारंभिक काल की वो है 1884 से लेकर 1350 ईस्वी। मध्यकाल की में पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा है वो 1350 से 1600 ईस्वी, और जो उत्तर मध्यकाल है उसकी समय सीमा है 1600 से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल की समय सीमा माना उन्होंने 1857 से अब तक। आगे आते हैं डॉक्टर नागेंद्र। देखिए, डॉक्टर नागेंद्र ने कोई ग्रंथ लिखा नहीं, इन्होंने संपादित किया है ग्रंथ को। इनका जो संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1973 में संपादित किया गया था। संपादित अर्थात इसमें अनेक
जो लेखक थे, लेखकों का मंडल था, लेखक मंडल जो हुआ करता था, वो जब किसी ग्रंथ को लिखते हैं तो उसको संपादित ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखिए ये जो ग्रंथ है ये नागेंद्र का ही है, इसमें हरदयाल जी भी शामिल है। देखिए संपादित ग्रंथ है, संपादक नागेंद्र डॉक्टर हरदयाल। वो खुद लिखते हैं प्रथम संस्करण की भूमिका में कि प्रस्तुत इतिहास एक संपादित ग्रंथ है जिसका संकलन अनेक लेखकों का सहयोग से हुआ है और ये लेखक भी समान साहित्य दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य न होकर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ एवं स्वतंत्र समीक्षक हैं। इसलिए ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है क्योंकि सभी ने किसी का एक मत नहीं है, सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखा है। देखिए ये जो लेखक मंडल है, इनका लेखक मंडल में नागेंद्र हैं, भोलानाथ तिवारी हैं, गणपति चंद्रगुप्त हैं, राम गोपाल शर्मा हैं, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी हैं। तो जितने भी अच्छे अच्छे लेखक हैं उन्होंने जो भी उनका विषय रहा है उस पर उन्होंने लेख लिखा है। तो वास्तव में काफ़ी अच्छा ग्रंथ है। बात करते हैं हम आदिकाल के नामकरण की। तो आदिकाल के नामकरण में हम देखेंगे आदिकाल को किसने किस नाम से अभिहित किया है। तो वीरगाथा काल सबसे पहले शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा काल आदिकाल को, और आदिकाल को आदिकाल जो कहा है वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। आदिकाल को बीजोपन काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी है। राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी है। आधार काल किसने कहा है आदिकाल को, सुमन राजे। और कभी कभी ऑप्शन में सुमन राजे ना हो तो मोहन अवस्थी जी जो हैं उन्होंने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। और बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है। तो ये आदिकाल का नामकरण हो गया। नामकरण आदिकाल का किसने क्या कहा। अब बात करते हैं रीतिकाल के नामकरण की, क्योंकि रीतिकाल का नामकरण भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इससे। तो रीतिकाल के नामकरण की चर्चा करते हैं। रीतिकाल में देखें तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। और रीतिकाल को रीतिकाल कहा है आचार्य शुक्ल ने। सबसे प्रसिद्ध है श्रृंगार काल किसने कहा है, तो श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कहा गया है। तो ये रीतिकाल का नामकरण था। आपने अभी तक जो भी जाना है आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके धीरे धीरे देखिए अगर स्पीड ज़्यादा हो तो। अब हम बात कर लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की। विगत वर्षों में पूछे प्रश्नों की तो उत्तर जो बन रहा हो आप कमेंट में बताते जाइए, जो ना बने वो पूछ लीजिए। बाद में आप कोशिश करिए कि घर से करके लाएं। आने वाली वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। तो जो ये प्रश्न पत्र है 2014 का प्रश्न पत्र से लिया गया है। 2014 BHU के प्रश्न पत्र से लिया गया है। अधिकांशतः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी यूनिवर्सिटी में इससे 4 से 5 प्रश्न बनते हैं नामकरण से, काले भाजन से। तो यहाँ निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन से हैं। तो जो संत काव्य कहा है वो राम कुमार वर्मा ने कहा है निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को। आगे बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों कितने खंड हैं, तो इसके 4 खंड हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, तो प्रथम कवि पे जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे, हालांकि अभी मैं बता देता हूँ स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। बीसलदेव रासो का जो वर्ण विषय है वो क्या है, तो बीसलदेव रासो पे जब बात करेंगे वो बताएंगे, हालांकि अभी हम बता देते हैं श्रृंगार जो है उसका वर्ण विषय है। और देखिए काले भाजन पर फिर बात आई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है, तो भक्ति काल की समय सीमा को आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कब से कब रखा है, तो बताइए जल्दी जल्दी। तो सही आंसर होगा वो 1375 से 1700 जो समय है ये भक्ति काल का है। भक्ति काल हालांकि विक्रमी संवत लिखना चाहिए, विक्रमी संवत, लेकिन अगर इसको -57 कर दें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1318 से जो 1613 का समय है वो सन में सही है। तो जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, ना कि ये। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। रीतिकाल की समय सीमा पूछा है। रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल की समय सीमा यहाँ पे ईस्वी में पूछा है। तो 1700 से 1900 तो मानते ही हैं, लेकिन अगर -57 करें, -57 करें तो क्या निकलता है 1613 से लेके 1843 तक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछता है आप समझेंगे कि ये होगा, तो ये नहीं होगा इसका उत्तर ये होगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है इसका। आगे बात करते हैं हम।
देखिए ये 2016 का पेपर है, ये BHU 2016 का पेपर है और इसमें भी पहला ही प्रश्न पूछ दिया है कि कविवृत्त संग्रह। तो कविवृत्त संग्रह जो 3 लेखक हैं इसमें है ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन के ग्रंथ को, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को और मिश्र बंधु के ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। किसके? ग्रियर्सन के, शिव सिंह सेंगर के और मिश्र बंधु के, जो तीनों ग्रंथ को मिला के उन्होंने शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो जो इसमें प्रश्न आया कि अपने से पहले लिखे गए साहित्य के अधिकांश इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह किसने कहा है? तो किसने कहा है वो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे बात करते हैं, प्रेमाश्रयी धारा के रूप में रेखांकित किया गया। तो प्रेमाश्रयी धारा, ज्ञानाश्रयी धारा, तो जो प्रेमाश्रयी धारा है उसमें हम देखेंगे सूफी काव्य जो है वो प्रेमाश्रयी काव्य धारा का है, ठीक है। आगे प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए अब JNU में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। JNU में अधिकांशतः स्थापना और तर्क वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपने कभी पढ़े होंगे। तो बात करते हैं स्थापना तर्क की। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इन प्रश्नों में बात करते हैं। तो पहला जो प्रश्न आता है उसमें है कि एक इतिहास लेखक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निर्विवाद रूप से सर्वोपरि हैं, किंतु कहीं कहीं उनका आलोचक रूप प्रखर हो जाता है और ऐसे स्थलों पर भी तटस्थ नहीं रह पाते। ये कथन सही है कि कहीं कहीं पर उनका आलोचना रूप प्रखर हो जाता है, जैसे तुलसीदास के रूप में देख लें, या फिर उनका जो आलोचना रूप होता है वो सुमित्रानंद पंत के रूप में देख लें, तो बहुत सारा वर्णन उन्होंने करके रखा है। अब है दूसरा जो तर्क है, उन्होंने जो प्रश्न पूछ रहा है कि शुक्ल जी तुलसी के समर्थक और कबीर के विरोधी लगते हैं। तुलसी के प्रति उनका विशिष्ट मोह कबीर के प्रति अन्याय करवा गया है। दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि तुलसी के संदर्भ में शुक्ल जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन कबीर के बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा है। उन्होंने कहा ये जुलाहे परिवार का था और नीची जाति का, इस तरीके से उन्होंने एक बात कही है। तो इसमें A और B दोनों ही सही है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि साहित्य के इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। साहित्य के इतिहास को समझाने के लिए उसे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन अपेक्षित होता है। ये सही है। कल मैंने बताया भी था कि साहित्य इतिहास का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्णन किया है वह तदयुगीन चेतना के आधार पर किया है। अब जो तर्क है वो है मिश्र बंधु विनोद में रचनाकारों का विस्तृत जीवन परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के सापेक्ष कवियों की काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। देखिए मिश्र बंधु विनोद में रचनाकारों के विस्तृत जीवन परिचय तो दिया गया है, लेकिन कवियों की काव्य प्रवृत्ति वो शुक्ल जी के में दिया है, ना कि मिश्र बंधु में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है A सही R गलत, A गलत R सही, A सही R आंशिक सही, A और दोनों आंशिक सही। देखिए कथन A तो पूरा सही है कि तदयुगीन वातावरण के साथ, परिस्थितियों के साथ किसी साहित्य का वर्णन करना चाहिए, लेकिन जो तर्क है उसमें ये एक ही कथन सही है कि विस्तृत जीवन परिचय तो मिलता है, लेकिन उसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं मिलता है। तो A सही और आंशिक R आंशिक सही उत्तर होगा इसका। आगे बात करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हमें यहाँ उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है, तो किसका कौन सा ग्रंथ है आप बताते चलेंगे। देखिए मिश्र बंधु विनोद, तो ये किसका है? मिश्र बंधु का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो ये गणपति चंद्रगुप्त का है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो यहाँ पे आप मिला लेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर लेना। आगे बात करते हैं स्थापना और तर्क जैसे प्रश्नों पर कि आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है सन 1929 में लिखा गया, ये सही है कि कारण वर्तमान संदर्भों को अधूरा प्रतीत होता फिर भी वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में अद्वितीय है। देखिए आचार्य शुक्ल ने लगभग वर्तमान काल तक के सभी लेखकों का वर्णन किया है, तो ये कहना गलत होगा कि संदर्भों में अधूरा प्रतीत होता है। अधूरा नहीं है, उसमें उनके समय तक के जो भी ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने सभी ग्रंथों का वर्णन किया है। और जो तर्क इसमें है वो है कि नए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों का उसमें समावेश नहीं हो सका तथा साहित्य के इतिहास दर्शन की आधार भूमि उसने अवश्य तैयार की। जो आचार्य शुक्ल का जो ग्रंथ है अभी तक का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, मैं बता चुका हूँ, जो कि सभी साहित्य ग्रंथों की आधार भूमि अभी तक भी है। तो ए ऑप्शन
सही नहीं होगा और आर सही होगा, क्योंकि ये साहित्य शोध से प्राप्त निष्कर्ष जो हैं उसमें अब कोई भी शुक्ल जी के इतिहास को पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता कि यहाँ पे क्यों लिखा। हालांकि आप उससे अलग शोध कर सकते हैं, लेकिन उसी पर आप शोध करें कि ये नहीं होना चाहिए, तो अभी तक शुक्ल जी पर ऐसा कोई शोध नहीं हो पाया है। कुछ शोध हुए हैं लेकिन बाद में उन्हें नकारा ही गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो इसमें है कि भक्ति आंदोलन पराजित हिंदू जाति निराशा से उत्पन्न हुआ। जब हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। हालांकि जो भक्ति आंदोलन है वह शुक्ल जी कहते हैं कि पराजित हिंदू जाति की निराशा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तब भी हिंदी का स्वरूप वैसा ही होता जैसा कि आज है। ठीक है, तो ये कथन दोनों लोगों के ध्यान देने वाली बात है। आगे बात करते हैं कि काल क्रमानुसार सभी को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पहले आया था, तो इनमें हम देखेंगे कि पहले मिश्र बंधु विनोद ही हमको इसमें दिख रहा है। पहले मिश्र बंधु विनोद है, फिर इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास है, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका है, फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। अब मिश्र बंधु विनोद का जो बात करें हम, तो मिश्र बंधु विनोद कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ था 1913 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 ईस्वी में। आप सभी ने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 1929 में प्रकाशित किया गया था। किस नाम से? हिंदी साहित्य के विकास के नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। और जो गणपति चंद्र गुप्त का है साहित्य जो हुआ है उनका 1965 में, और हिंदी साहित्य का भूमिका है वो 1940 में। इस प्रकार हम सभी ग्रंथों को क्रमबद्ध तरीके से देख पाते हैं। देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? तो ये विधेयवादी पद्धति इसका उत्तर होगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ है वह किसका है? तो ये ग्रंथ है राम कुमार वर्मा जी का। जो ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। आगे बात करते हैं हिंदी, इसमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? देखिए, प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण कौन सा है? आदिकाल हमने बताया था विकासवादी पद्धति है, और भारतेंदु एक किसी नाम पे आधारित है। तो रीतिकाल जो है वो प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। हिंदी साहित्य लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत स्वीकार किया है? तो शुक्ल जी ने स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल कहा है। पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? पूर्व मध्य काल। तो भक्ति काल को पूर्व मध्य कहा है और उत्तर मध्य काल रीतिकाल को कहा है। फिर शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो उन्होंने प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर कालों का नामकरण किया है। फिर अगला प्रश्न आता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को जो चारण काल कहा है वह रामकुमार वर्मा ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने चारण संधिकाल एवं चारण काल कहा है, लेकिन यहाँ ग्रेडेशन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम रामकुमार वर्मा को ही सही टिक मानेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो विक्रम संवत पूछे तो 750, अगर ईस्वी में पूछता तो बोलते हम 693 ईस्वी से। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? गणपति चंद्र आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 से मानते हैं। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न। जिन्होंने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हिंदी साहित्य इतिहास की पद्धतियाँ और इतिहास लेखन परंपराएं वीडियो देख लें, बहुत ही उपयोगी है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो में। और साहित्य से जो भी संदर्भित प्रश्न होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके कोई भी प्रश्न, क्वेरीज हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।